अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो बड़े अरसे से शिकवे शिकायतें जारी हैं कि हमें उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, उस तरह से खुलकर खेलने के लिए मैदान नहीं दिया जा रहा। आज इस हवाले से अदालतों से कुछ अहम डेवलपमेंट भी आई है। बानी PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से अपील मुस्तरद कर दी है। इसके साथ साथ नाज़रीन अहम डेवलपमेंट ये भी है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो अपील थी वो भी आज खारिज कर दी गई है। परवेज इलाही, हमाद अजहर, फवाद चौधरी, सनम जावेद, इवन शाह महमूद कुरैशी के दरख्वास्त नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो भी खारिज कर दी गई है। अब ये लोग भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। ऑलरेडी ज़ाहिर है बड़ी शिकवे शिकायतें PTI को थी, लेकिन अब दूसरी जमातें भी आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से बात कर रही हैं। और आज बड़े सीनियर रहनुमा हैं आसिफ किरमानी साहब, उन्होंने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बड़ा खुलकर इस हवाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुकाबला होगा। फिर ज़ाहिर जलसे जुलूसों में वो PMLN को बड़ा खुलकर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज भी उन्होंने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि PTI के बाद पीपल्स पार्टी ने भी नवाज शरीफ की वापसी को मुआहदे का नतीजा करार दे दिया। उन्हें कहा नवाज शरीफ साहब किसी मुआहदे के तहत मुल्क वापस आएँ। ज़ाहिर ओवरऑल बात कर रहे हैं कि उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है और ओवरऑल एक तनकीद हो रही है। बहरहाल सारे माहौल में इलेक्शन की तैयारियाँ तो जारी हैं, लेकिन दीगर जमातें, पहले तो PTI को ज़ाहिर इस हवाले से बड़ी बात हो रही थी कि नहीं मिल रहा उस तरह से मैदान, लेकिन अब दूसरी जमातों की जानिब से भी बात करना जो है वो इसका आगाज़ हो गया है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से बात की। उन्हें हमने तो छीना नहीं है उनसे बल्ले का निशान, अगर बल्ला होता तो शेर बल्ले का मुकाबला करता, और बल्ला मैंने या नवाज शरीफ ने नहीं लिया, ये आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है। और साथ उन्होंने कहा है कि पार्टी मंशूर से मुतालिक नवाज शरीफ साहब जल्द कौम को आगाह करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का ज़ाहिर आगाज़ कर दिया है, और दूसरी तरफ PTI की पूरी टॉप लीडरशिप तकरीबन इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर है। अब देखना ये कि आगे सूरत हाल क्या होगी। क्या इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा एक ऐसे माहौल के अंदर, ये भी बड़ा अहम ज़ाहिर पॉइंट है। और कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम जुड़ा है मुआशी इस्तेहकाम से। जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, जब तक मुआशी हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकेगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फरीद पराचा साहब हैं, साबिक MNA हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद पराचा साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहम्मद ज़ीशान खानज़ादा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। आगाज़ ज़ीशान साहब आपसे करते हैं। सर ये आज मुस्तरद हो गई है अपीलें, दरख्वास्त बल्कि खारिज हो गई है। परवेज इलाही, हमाद अजहर, फवाद चौधरी, सनम जावेद, इवन शाह महमूद कुरैशी साहब भी अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो कैसे देखते हैं सर इस सारे माहौल में, जब बल्ला जो इंतखाबी निशान है वो आपके पास नहीं है, आपकी पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, इलेक्शन लड़ने के वो अहल नहीं रहे। अब बानी PTI इस वक्त जो सिचुएशन उनके साथ है वो भी सबके सामने है। तो ऐसे माहौल में सर कैसे मुकाबला करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, जिधर तक अदालती फैसलों की बात है तो वो तो हम बार बार देखते आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब अगर आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि हमारे पेशावर हाई कोर्ट में कुछ ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी उन्होंने कागजात जो है तो वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, और उसकी वजूहात अगर आप देखें तो वो ये थे कि वही उन्होंने जो है तो उनके ऊपर जो FIR थे तो उन्होंने उससे बेल नहीं ली हुई थी, और वही चीज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने कैंडिडेट्स के पेपर रिजेक्ट कर दिए हैं उन्हीं बुनियादों के ऊपर। ये तो इधर जो है तो बड़ा खुला तजाद जो है तो हमें नजर आ रहा है। कानून एक ही है पाकिस्तान में, एक जगह से फैसले कुछ और आ रहे हैं। तो क्या नताइज फिर
देखते हैं सर, ऐसी सूरत हाल में भी आप पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मामला पीटीआई के हक में आएंगे, या फिर आपको लगता है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब इंतखाबी निशान आपका नहीं है, आज़ाद हैसियत से लोग लड़ रहे हैं, फिर आपको पता है इस सारे माहौल में हॉर्स ट्रेडिंग के बड़े खदशात होते हैं, फिर जब आपके उस पर पीटीआई के टिकट पर लोग जीत कर आएंगे तो फिर ज़ाहिर है वजारतें लेने के उसूल में भी बहुत सारे लोग जो है वो तितर बितर हो जाते हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज होगा ये आपके लिए? देखिए, चैलेंज अभी से नहीं है। अगर आप देखें तो चैलेंज तकरीबन पिछले 2 साल से, जब से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और जितनी भी पार्टियां थी पाकिस्तान में 13, 14, 15 जो भी थी, वो सारी मिलकर तो उन्होंने जो भी पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की, पीटीआई को सियासी तौर पे उन्होंने जो भी मुश्किलात बनाए। लेकिन अभी तक अगर आप देखें पीटीआई का चेयरमैन, बानी चेयरमैन जो आज का आप कहते हैं, तो वो जेल में है। उसके बावजूद आप देखें तो मुकाबला कर रहे हैं, कैंडिडेट्स भी मुकाबला कर रहे हैं, उनसे अगर बदला ले भी लिया, लेकिन कोई भी पीटीआई का कैंडिडेट जो है तो वो दस्तबरदार नहीं हुआ। अभी तक सारे जो है तो वो इलेक्शन के लिए खड़े हैं। और आप ये यकीन करें कि जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं जिन्होंने अपनी जो है तो कागजात पे जमा कराए थे, उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए हैं जिनको टिकट नहीं मिले, और वो अपने कैंडिडेट के हक में जो है। ठीक है, फरीद पराचा साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ, मैं वापस आती हूँ आपके पास ज़ीशान साहब। पराचा साहब, ये आप इस सारे माहौल को किस तरह से देखते हैं? जाहिर है आज तो आसिफ किरमानी साहब ने भी कह दिया कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, फिर बिलावल भुट्टो तो बड़ा खुलकर इस हवाले से बात कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि 2 जमातों के दरमियानी मुकाबला है। फिर जाहिर है ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है, आपको भी लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी आज जाहिर है कहा है कि हमने बल्ले का निशान नहीं लिया होता तो हम इंतखाबी मैदान में उनका मुकाबला करते, तो आपको लगता है कि उस तरह से पीटीआई का शिकवा दुरुस्त है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, या आपको लगता है कि ज़ाहिर है जो एक मौक़िफ़ आता है कि 9 मई के वाक़यात हैं और फिर वो तमाम लोग जिनके ऊपर बड़े संगीन नौयत के मुकदमात हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो पूरे माहौल को जमात इस्लामी कैसे देखती है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जमात इस्लामी का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इंतखाबात ही होना चाहिए और शफाफ इंतखाबात, गैर जानबदाराना इंतखाबात, मुनसिफाना इंतखाबात, ये आईने पाकिस्तान का तकाज़ा है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और निगरान हुकूमतों को इसीलिए बनाया गया है कि वो इसके मौक़े यकसा तरीके से वो फराहम करें। अब ये यानी एक इस सूरत हाल पे एक तो अफसोस किया जा सकता है कि पूरी पार्टी या उसका इंतखाबी निशान वो इस इलेक्शन के अंदर उस तरह से नहीं है। जिम्मेदारी किस पे आती है? तो दोनों पे आती है, यानी पार्टी पे भी आती है और आगे इन चीजों को के साथ इलेक्शन कमीशन और दीगर जितने भी हैं, इसलिए कि वो जो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू बरंदा शौक भी सी, तो वहाँ ये भी है कि भाई अगर आप इंतखाबात करवा देते हो, और ये सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं है, बाकी जमातों में भी यही है, सिवाय जमात इस्लामी के कहीं भी कोई इंतखाबात इस अंदाज से शफाफ और यानी बिल्कुल अपने बनाए हुए दस्तूर के मुताबिक किसी के नहीं होते। लेकिन बहरहाल ये सारी सूरत हाल का जो पहलू है बुनियादी इंसानी हकूक का, कि वोटर का ये हक है कि वो जिस पार्टी को वोट देना चाहे उसको ये हक मिले, तो ये बुनियादी इंसानी हकूक के मनाफी है। बाकी ठीक है, आप टेक्निकली देख सकते हैं, आप इंतखाबात को देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नोटिस हमने इतनी मुद्दत से दिए थे और नोटिस की परवाह नहीं की गई, मौके दिए गए, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी नहीं की गई, ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। लेकिन एक एंड के ऊपर जो है वो वोटर है, और वोटर को बहरहाल अपनी जो मर्जी की जमात को वोट देने का एक बुनियादी हक है जो उसे मिलना चाहिए। तो
तो पराचा साहब, ये जो क्रेडिबिलिटी के हवाले से बड़ा सवाल होते हैं कि फिर इन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, नताइज कोई मानेगा नहीं मानेगा। वैसे तो पिछले 75 सालों से यही हो रहा है कि कोई तस्लीम ही नहीं करता, धांधली धांधली का शोर हम सुनते हैं। लेकिन इस बार भी आपको लगता है यही सूरत हाल होगी? क्योंकि इस वक्त तो बड़ा ज़रूरी है, स्टेबिलिटी चाहिए मुल्क को, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम तो ऑफकोर्स जुड़ा है सियासी इस्तेहकाम से, और सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी सूरत हाल तो हमारे सामने है। तो इस वक्त भी मुल्क अनस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल हो सकते हैं, इंस्टेबिलिटी का। जी ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि जो कुछ अब तक हुआ वो उसे आप प्री पोल कह सकते हैं, उसको आप कुछ नाम दे सकते हैं, कई चीजें आ सकती हैं, लेकिन इससे आगे जो है वो तो बहरहाल वोटर ने वोट डालना है। वोटर के वोट डालने के अंदर कौन रुकावट बन सकता है और क्यों बने, इसलिए अब अगले चीजों को संभालना चाहिए। पहले तो इलेक्शन कमीशन को संभालना चाहिए कि कोई चीज जो है वो ऐसी ना हो कि जिस पर उंगली उठे, और उसके बाद ये कि कुछ पार्टियों को ये चाहिए कि वो अपनी तंजीम को ज्यादा मुस्तहकम करे और वोटर को वोट देने की जो सहूलत हासिल है या हासिल होगी उसको सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ये दिक्कतें होती हैं, लेकिन यानी हमारे पास जमात इस्लामी का भी इंतखाबी निशान तराजू था, फिर एक वक्त नहीं रहा हमारे पास, हमने उसके बावजूद इंतखाब में हिस्सा लिया। तो बहरहाल अब अगर तरीके इंसाफ अपने आप को ज्यादा तंजीमी लिहाज से मुस्तहकम करके चलती है तो उसके नतीजे में उनका वोटर जो है वो उनके हक में इस्तेमाल करे। जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं। 266 सीटों में से हमने 243 पर अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं। सूबाई 593 में से हमारे 531 पर नुमाइंदे मौजूद हैं। तो हम अपना भरपूर हिस्सा ले रहे हैं जो हम तवक्को रखते हैं कि इस दफा वोटर जो है वो कोई मुख्तलिफ फैसला जो है वो करे। चले इंशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद जीशान साहब, अब अभी चैलेंजेस की तो हर कोई बात कर रहा है। अभी जिस तरह से पराचा साहब भी बात कर रहे थे कि ठीक है जो प्री पोल रिगिंग की बात हो रही है, जो इल्जामात हो रहे हैं, अब देखना ये कि आगे क्या स्ट्रैटेजी आप लोग अपनाएं। और अभी भी वोटर अगर वोट डालते हैं तो आप लोग जाहिर है वोटर को एंटरटेन करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बेटर बना सकते हैं। तो क्या प्लानिंग है इस हवाले से आपकी? आपको लगता है कि अभी भी आपके पास जाहिर है ओवरऑल जो सिचुएशन देखी जाए बल्ला छीनने के बाद भी आपको लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी है, कोई प्लान भी हो सकता है, वोटर कहीं इधर उधर ना जाए, जो पीटीआई का स्पेशली वोटर है? जी देखिए, जिस तरह मैंने इससे पहले भी कहा, जो भी मतलब पीटीआई के हवाले से स्टेप्स लिए गए कि उनको उनका लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनसे छीना जाए, तो हमेशा से मुकाबला किया गया हर स्टेज के ऊपर। और अगर किसी टाइम पे जलसे भी नहीं होने दे रहे थे और लोगों को जेलों में डाला जा रहा था, वो सारी उसका भी मुकाबला किया है सोशल मीडिया के ऊपर। और अभी फिर जो एक टाइम आ गया है, अब तो 2-3 हफ्ते में जो है तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, सबको पता चल जाएगा कि क्या 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 हो जाएगा, क्या होगा 8 फरवरी के दिन। तो देखें, बात यह है कि आप जिस तरह अभी इससे पहले भी जो बात हो रही थी कि बाकी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, मैं चले नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमाती इस्लामी, जितनी भी पार्टीज हैं, अगर वो उनको वाकई में इस चीज से उनको लगता है कि ये पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है, जो उनसे बैट का निशान छीन लिया गया है, तो वो भी तो पीटीआई के लिए बोल सकते हैं। वो भी तो कहते हैं कि जी हम सारे मिलकर इस इलेक्शन का बॉयकॉट करते हैं। अच्छा। और जब तक इनको अपना असली जो है इंतखाबी निशान नहीं दिया जाता तो ये इलेक्शन जो है ये साफ शफाफ नहीं होगा। सर ये जब आप लोगों की गवर्नमेंट बन रही थी ना, तो ये शिकवे शिकायतें फिर इन जमातों को भी थे कि इलेक्शन से ठीक 1 दिन पहले उनका तो बैट उनसे छीन लिया गया है। हाँ। और अब हम दोनों का मुकाबला होगा, बड़ी पार्टियां जो है वही लड़ेंगी। ये तो सर अब ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ आपने कहा कि कुछ लोग जो है वो बाकी में वो तस्लीम कर रहे हैं, कहते हैं जी ये सही काम नहीं हुआ है,
तो फिर अगर ये सही नहीं हुआ तो वो तो ऑलरेडी सबको पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। इसमें तो मेरे ख्याल तो मैं यही बात कर रही हूँ ना सर, जब 2018 में आपकी गवर्नमेंट बनी थी तो यही पकड़ धकड़ नून लीग के खिलाफ भी हो रही थी। आपको याद होगा बहुत सारे पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा ठीक इलेक्शन से एक दिन पहले उठा लिए गए थे और उन लोगों को भी यही शिकवे शिकायतें थी। तो उस वक्त पीटीआई ने भी तो उनका साथ नहीं दिया ना, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उस वक्त आप खामोश थे और आज ये लोग आपके लिए बोले। ये तो सर अगर ऐसा हो जाए, ये जमातें ऐसा करना शुरू हो जाएं तो फिर तो सब मसाइल ही खत्म हो जाएं। मसला ये है ना कि अपने अपने सियासी जब फायदे हर जमात को नजर आ रहे होते हैं तो वो फिर खामोश हो जाती है, अपने सियासी फायदे को देखती है। और कल अल्लाह ना करे ये, क्योंकि सिचुएशन आप लोगों ने भुगती हुई है ना, आपसे बेहतर कौन जान सकता है, पीपल्स पार्टी से बेहतर कौन जान सकता है। देखिए, आपने पंजाब की बात की है। पंजाब का मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं खैबर पख्तूनख्वा का आपको बता सकता हूँ कि 2018 में जितनी भी सियासी पार्टियां थी पीटीआई के खिलाफ, उनके साथ कोई ज्यादतियां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन थे। और वही बात है कि प्री पोल रिगिंग की तो बात हो ही नहीं रहती, कभी कोई कह नहीं रहा था। जब इलेक्शन हो जाते हैं फिर सारे यही कहते हैं जो हार जाते हैं कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। अब पंजाब का मैं ये नहीं कह सकता, देखें हर जगह पे अपना एक कल्चर होता है। हो सकता है कि कोई एक आध कैंडिडेट ने अपने लिए इस तरह के कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए हों, अगर पीटीआई के किसी कैंडिडेट ने किया हो तो मैं तो सबके सामने कहता हूँ कि जी ये सही चीज नहीं है। और मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ हो। लेकिन देखें ये कोई पीटीआई के लिए नहीं या पीटीआई की कोई पॉलिसी नहीं थी उस टाइम पे, और ना पीटीआई ने ये चीजें की हैं। और अब बात यह है कि उस टाइम पे अगर पीटीआई को सबसे बड़ा मसला है जो कि अभी आपने कहा वो इंतखाबी निशान का है। इंतखाबी निशान में इससे पहले इलेक्शन में भी किसी पार्टी से नहीं लिया गया। सर बड़ी मिसालें, पीपल्स पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया गया था, फिर हमने देखा मुस्लिम लीग नून से एक टाइम में इंतखाबी निशान ले लिया गया था, लेकिन हमने देखा कि वो जमातें फिर नए निशान के साथ आई और उन्होंने अपनी पहचान बनाई। पीपल्स पार्टी, मैं आपको ये बता रहा हूँ जी, सॉरी आपकी बात। हाँ। देखिए उनसे इंतखाबी निशान लेके उनको एक और निशान दे दिया गया। हाँ। हमारे तो सारे कैंडिडेट्स आजाद हैं, तो ये तो पहले कभी भी नहीं हुआ ना। देखिए इस तरह तो वो तो सबको पता है कि कोई भी और इंतखाबी निशान मिलता, हाँ। वो बस एक सोशल मीडिया का पोस्ट होता है, पूरे पाकिस्तान में वो फैल जाता और सबको पता चल जाता है। एग्जैक्टली, हाँ ये मुश्किल सिचुएशन है आपके लिए बहरहाल। अच्छा ठीक है, पर आचा साहब आप अभी ये जिस तरह से बात कर रहे हैं ज़ीशान खानज़ादा साहब के, भाई अगर ये गलत है तो फिर सारी जमातों को खुलकर कहना चाहिए। तो ये मैं यही बात कर रही थी, अगर ये सब सियासी जमातें करना लग जाए मतलब अपने अपने सियासी मुखालफिन के हक में, तो फिर तो जड़ से ही जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो आपको लगता है कि अगर एक के साथ ज्यादती हो रही है तो दूसरे को खुलकर उस पर बात करनी चाहिए? देखिए ना, वो कहते हैं कि अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम। हाँ। 2018 का इलेक्शन जिस तरह से हुआ, आईटीएस सिस्टम जिस तरह से बिठा दिया गया, जिस तरह से पोलिंग बूथों तक में जाके कोई वर्दी वाला वहां पर मौजूद था, और जिस तरीके से एक पूरा निजाम में था, तो मतलब यह है ना कि ये चीजें उस वक्त भी गलत हो रही थी, आप भी गलत है। और हम ये कहते हैं मतलब ये तजज़िये का अब वक्त नहीं है, ये जब वक्त आएगा तो खानज़ादा साहब की जमात को ये सोचना होगा कि अगर वो अपोजिशन में बैठ जाते, हाँ सारी मुल्क की मुख्तलिफ, बिल्कुल, यानी अपोजिशन भी तो एक जमहूरियत का हिस्सा है। एग्जैक्टली है। आप 5-7 वोटों पर अगर आपकी हुकूमत बनी और नहीं रही तो आपके लिए अपोजिशन का बड़ा मौका था कि आप अपोजिशन में बैठते। हाँ, राजा रियाज की जगह हुकूमत थी, सदर आपके थे, तो जरा ये तामल भी हो कि अपोजिशन में भी बैठ सके तो सूरत हाल बिल्कुल और तरह से होती, बिल्कुल और होती, ना होता तो सूरत हाल और तरह से होती, बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा कि ये हम नहीं अब करते, इनको मौका मिलेगा जब ये सारी सूरत हाल गुजर जाए तो कई पार्टियां अपना तजिया भी करती हैं कि देखती हैं कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें गलत करके मुल्क की मजबूरी सियासत को किस रुख पे डाल दिया। हाँ। इस वक्त तो हम ये कहेंगे कि इंतखाब ठीक होने चाहिए, बगैर जानबदाराना शफाफ होने चाहिए, किसी के साथ कोई ज्यादती का तअस्सुर नहीं होना चाहिए, और कोई माजी की दास्तान इस वक्त दोहराई न जाए। हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा था कि कोई वर्दी वाला बंदा पोलिंग
अंदर ना हो, के अंदर जाने का कोई उसका नहीं है। इसी तरह से रिजल्ट जो बनाए गए फॉर्म 45 पर, वहां पर हिस्सों के साथ साथ हरफों के अंदर भी लिखा जाए, ताकि यह है कि किसी भी रिगिंग का खदशा ना हो, कोई इम्कान जो है वो न रहे। तो अच्छा। पर आचा साहब, अब जरा आज जाते हैं कि जो ज़ाहिर है आज जमात इस्लामी के हवाले से भी बात हो रही थी कि 8 फरवरी के बाद हम मुआशी निज़ाम तब्दील करेंगे अगर तो हमें मौका दिया गया। तो सर, आपको लगता है कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातें बुलंदो बांग दावे तो करती हैं, नारे तो लगाती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखा जाए तो IMF प्रोग्राम में रहते हुए किसी भी जमात के लिए ये आसान होगा अवाम को रिलीफ देना? देखो ना, पहले तो ये है ना कि IMF प्रोग्राम में क्यों रहे हैं, यानी किस चीज के लिए हम ले रहे हैं पैसे। हम वहां से पैसे लेके तो IPPs को दे रहे हैं, तो IPPs को क्यों दे रहे हैं? जहां मुल्क में पानी सारा साल दरिया बहते हैं, जहाँ पे सूरज सारा साल चमकता है, जहाँ हवाएं पे रोक टोक चलती है, वहां पे हम किस लिए ये सारा जतन कर रहे हैं और वहां से सारे लेके तो हम उनको दे रहे हैं डॉलरों के अंदर, कैपेसिटी के ऊपर दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये कि फ्यूल एडजस्टमेंट पे दे रहे हैं। फिर इसी तरीके से जो हमारे 90,000 गाड़ियां चल रही हैं, मराद याफ्ता एक तबका है, उनको पालने के लिए उन गाड़ियों को सरकारी पेट्रोल दिया जाता है जो 1 लीटर के अंदर 3 किलोमीटर चलती है। तो मतलब मसाइल है, ये हम ही खत्म करेंगे। जमात इस्लामी ये कर सकती है कि जिसके अपने अंदर करप्शन नहीं है, जिसके अपने अंदर सादगी है, जो लोगों के हकूक को जानते हैं, अल्लाह के हक को भी जानते हैं और उसके साथ जो है वो अदा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पर आचा साहब, जमात इस्लामी का बड़ा एक फेयर एक सिस्टम रहा है, बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं है। जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी हमने देखा बड़ा शफाफ निज़ाम रहा है। ओवरऑल किसी पार्टी में उस तरह से जमहूरियत नहीं हमने देखी, आइन और कानून के मुताबिक आप लोग इंतखाबात कराते रहे। लेकिन सर, क्या वजह उस तरह से लोगों का कॉन्फिडेंस उस तरह से नहीं गेन कर पाई जमात इस्लामी? ज़ाहिर है पिछले इंतखाबात में भी देखें, उससे पहले भी देखें, आपको लगता है इस पर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी अवाम के अंदर जो मैनिफेस्टो लेकर जाएंगे? ओवरऑल जो सियासी जमातें, हमेशा बात होती है कि सबके सभी जमातों को अवाम आजमा चुके हैं, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तो इस बार क्या मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होगा? सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। लेकिन हमने 2008 का इलेक्शन में हमने अदलिया की आजादी के लिए बाइकाट किया था। उस वक्त हमारे 28 मेंबर थे कौमी असेंबली में और 40 मेंबर हमारी सूबाई असेंबलियों में थे। आप इसे सियासी गलती भी कह सकते हैं, आप एक असूली फैसला भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल असूली फैसले की कीमत अदा करनी पड़ती है। तो हमें ये नुकसान उस वक्त से चला है कि ना तो 28 आदमी हमारे लोगों के वोटों से ही असेंबलियों में पहुंचे थे। अब हम ये समझते हैं कि एक मतलब फिर लोग देखते हैं कि हमारे मसाइल की बात कौन कर रहा है, महंगाई के खिलाफ जुलूस कौन दिखा रहे हैं, हड़तालों की अपील किसने की है, कौन जो है वो एक आम आदमी के मसाइल पे बात कर रहा है। तो वो जमात इस्लामी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा साबिक MNA फरीद पराचा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ मोहम्मद ज़ीशान खानज़ादा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।